वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतनाम जोहार। भाई साहब, मानवता चैनल देख सुन रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सतनामी। आज के हमारे इस खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों का और हमारे साथ जुड़े डिजेंद्र कुर्रे जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। डिजेंद्र कुर्रे जी, जैसा कि आपको सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में हमारे जाबाज युवा साथियों ने आ, सरकार को आवेदन देकर, धरना प्रदर्शन करके, जो फर्जी नौकरी करने वाले छत्तीसगढ़ में जो कई सालों से विभिन्न विभागों में उच्च पदों पर फर्जी नौकरी करने वालों को लेकर, कार्यवाही को लेकर लगातार मांग करते रहे। जब उनकी मांग नहीं सुनी गई तो उनको नग्न प्रदर्शन करना पड़ा। और आज वो आ, इस कार्यवाही को लेकर, इस वाजिब हक को लेकर वो जेल में कैद हैं। और उनकी रिहाई के लिए, निःशर्त रिहाई के लिए समाज के विभिन्न संगठनों के द्वारा शासन को, राज्यपाल को आवेदन दे करके मांग भी की। तो आज के हम इसी विषय पर परिचर्चा करेंगे संवैधानिक रूप से। तो मैं जितेंद्र कुर्रे जिस चाहूंगा कि आज के इस विषय पर अपनी बात रखें। जितेंद्र कुर्रे, कुर्रे जी, स्वागत है आपका। हमें जी सुन भैया। पा रहे हैं कुर्रे जी? जी, जी भैया आप जी। स्क्रीन पे आए और अपनी बात। हाँ, आवाज आ रही भैया? जी, अपनी बात रखें, प्रोग्राम लाइव है। आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आदरणीय जगदीश भैया बताए कि निश्चित ही छत्तीसगढ़ में जो विकट परिस्थिति से जूझना पड़ा। आवाज सुन पा रहे हैं भैया? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आप अपनी बात रखें। जी, इस जूम मीटिंग में जुड़े आदरणीय जगदीश सिंह कुर्रे भैया जो मंच आज साझा कर रहे हैं, संचालन कर रहे हैं, मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। और अमेरिका से आदरणीय हमारे सब हम सभी के प्रेरणा स्रोत मेघराज सिंह जी जुड़े हैं यूएसए से। उनको भी मैं नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और इस जूम मीटिंग में हमारे भाई कमल कुर्रे भी हैं। शायद उनका नेटवर्क इशू के कारण वीडियो नहीं दिख पा रहा है, वो भी इस लाइव जी सेशन में जुड़े हैं। जैसा कि ये अभी जो छत्तीसगढ़ में अभी कुछ दिन पहले नग्न प्रदर्शन हुआ, बहुत ही निंदनीय घटना है कहिए। और जब युवा किसी सही मुद्दे को लेकर एक आंदोलन आंदोलन करना पड़ता है, जब आंदोलन करना पड़ता है और उनको जो है शासन अनदेखी की जाती है। शासन उनको उनकी जैसे जाति प्रमाण पत्रक मामलों में, फर्जी जाति प्रमाण पत्रक मामलों में कई लोग जो है छत्तीसगढ़ में जो है नौकरी कर रहे हैं। इनके विरोध में हमारे युवा साथी, युवा भाई लोग काफी दिन से अनशन में बैठे थे। किसी की बहुत तबीयत खराब हो गई, फिर भी उनको शासन जो है अनदेखा किया गया। अंत में उन लोगों को मतलब इतना मतलब शासन को झुकाने के लिए कपड़े तक उतारने पड़े। ये हमारे देश में और छत्तीसगढ़ में पहली बार घटना हुआ। और ये जो है शासन की घोर लापरवाही को इंगित करता है। निश्चित ही यदि उन पर एक्शन किए होते, उस पर कमेटी गठन करके उनकी बढ़िया से जांच कराए रहते और आश्वासन देते, तो ऐसा स्थिति नौबत नहीं आता। जी और आज हमारे युवा साथी बहुत सारे बेरोजगार हैं और शासन जो है बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। और आज देख रहे हैं आरक्षण को भी धीरे धीरे, पहले 16% आरक्षण था एससी का, उस आरक्षण को 12% कर दिया गया बीजेपी गवर्नमेंट जब थी। और जब 12% के बाद जब कांग्रेस गवर्नमेंट आई, इन्होंने आरक्षण देने की बात कही और आरक्षण 1% बढ़ाया। केवल लॉलीपॉप है। और उसमें भी किसी प्रकार की जो है नौकरी में पदोन्नति का आरक्षण के मामला में हो, चाहे बेरोजगार को रोजगार देने के मामला में हो, खाली कागज में इन लोगों का चलता है। और बहुत सारे चीज जो है आज
युवाओं को सड़क में जो उतरना पड़ रहा है, निश्चित ही ये जो है सरकार का एक भेदभाव की मानसिकता को दर्शाता है जी। ना। भेदभाव तो दर्शा है, लेकिन जिस ढंग से सरकार, कांग्रेस की सरकार आई छत्तीसगढ़ में, और वो विभिन्न प्रकार की घोषणा का वादा करके वो सरकार में आई थी। और जी कहीं न कहीं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, ओबीसी वर्ग के लोगों के लिए जो एक उम्मीद की किरण की छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री मिला, बात है हो रही है। और कई प्रकार की घटनाएं कि अगर आप अब देखें तो कहीं ना कहीं हमारे लोगों के ऊपर में 5 साल के अंदर में जुल्म और ज्यादतियां बढ़ी है। चाहे वो किसी जाति के ऊपर में हो, चाहे धार्मिक मामले में जो जैत खाम को उखाड़ने को लेकर के मामला को लेकर हो। तो मैं चाहूंगा कि आज के इस प्रश्न पर फिर से दोबारा जितिन पुरे जी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि हमारे साथी आज कई साथी जुड़ने वाले थे, जुड़ नहीं पाए। जी। जी जी कांग्रेस सरकार जब आई ना, तो अनुसूचित जाति के ऊपर बहुत मतलब उनकी घोषणा पत्र में भी आरक्षण देने की मांग की बात की थी। और हमारे जितने भी एससी वर्ग में सीट जीत दिए थे प्रत्याशी और जीत कर चुन कर आए, उसमें कैबिनेट मंत्री में डॉक्टर शिव कुमार डहरिया जी को मंत्री बनाया कैबिनेट में। हमारे जी। गुरु घासीदास वंशज के रुद्र कुमार गुरु जी को मंत्री, कैबिनेट मंत्री में दर्जा प्राप्त मिला। इसी प्रकार बहुत सारे हमारे सतनामी समाज में एससी वर्ग में मंत्री, विधायक, संसदीय मंत्री बनाया गया। और घोषणा पत्र में भी था, और कहना चाहिए बहुत ही एक आशा था कि कांग्रेस सरकार जो है एससी वर्ग के, हमारे सतनामी समाज के भाइयों को एक आरक्षण देने की बात कही। और बहुत सारे घोषणाएं में भी था कि उनको इस तरीका से करेंगे करके, हम्म। परंतु सरकार जो है बिल्कुल ही अनदेखा किया गया। निश्चित ही जैसे धर्मपुरा में सतनाम का जो जय स्तंभ है, उसको भी असामाजिक तत्वों के द्वारा दूसरे धर्म के मानने वाले, जो सतनामी के हमेशा विरोधी में, अगेंस्ट में काम करने वाले लोग, उनको उखाड़ के फेंक दिया। और फिर भी जो है हमारे समाज के लोगों ने काफी वहां चक्का जाम करके बहुत सारे लड़ाई लड़ना पड़ा, फिर भी सरकार उस पर कुछ नहीं बोली। और उसको खाली प्रलोभन देके और उनको उस बड़े बड़े केस को दबाया गया। तो मैं मेरा विचार है, मैं समझता हूँ निश्चित ही कांग्रेस सरकार जो है हमारे समाज के, चाहे एससी वर्ग हो, चाहे एसटी वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो, किसी के ऊपर जो है इस तरीका से अच्छा काम करने का प्रयास नहीं किया है। खाली उन्होंने खाली किसानों की बस बात की, और खाली धान में बस धान में बस वृद्धि किए, परंतु एक रोजगार के क्षेत्र में कुछ काम नहीं किया। नहीं, एक धार्मिक क्षेत्र में तो खाली जो है उलझाने का वही काम किया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में निश्चित ही इस तरीका से स्थिति परिस्थिति निर्मित होते रहेंगे, तो जो है समाज जो है हमेशा इनका विरोध करते रहेगा। जी भैया। म्यूट है भैया, आप आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, आप जी अनम्यूट कीजिए। जी जी। जी, बहुत शुक्रिया जितिन जी। मैं दोबारा सवाल फिर से आपसे करने से पहले, क्योंकि हमारे साथी वायरस के कारण, नेटवर्क इशू के कारण जुड़ नहीं पा रहे हैं काफी लोग, तो मैं अगला सवाल आपसे फिर से करना चाहूंगा कि जिस दिन से अभी राज्यपाल को ज्ञापन देकर के विभिन्न संगठन के लोग निःशर्त रिहाई की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं शासन को इन लड़कों ने
पहले आवेदन दिया, धरना प्रदर्शन किया, और जब आखिरी दिन भी उन्हें ये प्रदर्शन करने की बात है, उस समय भी ये सूचना दे करके ये थे। तो कहीं ना कहीं इनकी कोई गलती नहीं है। तो उसके बावजूद भी इनको विभिन्न धाराओं के तहत में, गैर जमानती धाराओं के तहत इनको जेल में डाला गया है। तो इस पर मैं चाहूंगा कि संवैधानिक रूप से जो कानून के जो ज्ञाता है, अ, उस आधार पे ये जो इन लोगों ने जो काम किया है, कहीं ना कहीं इनको एक जनहित के मुद्दे को लेकर इन लोगों ने सड़कों पे आकर के आगाह किया है। तो इनको निशर्त छोड़ा जाना चाहिए। क्या कहना है? जी भैया, इसमें जैसे मैं भी समाज से जुड़ा हूँ, और अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का जो है जिला अध्यक्ष हूँ महासमुंद जिले का। जी। और हमारे इस महासमुंद जिले में प्रगतिशील सतनामी में युवा प्रकोष्ठ में दिनेश बंजारे भैया हैं, काफी सक्रिय रहते हैं। और एक राम बघेल जी हैं, और हमारे आईएसओ के जिलाध्यक्ष हैं रायपुर के कमल कुर्रे भैया। तो हम्म। इनके अलावा जो है भीम आर्मी के भी जैसे राजकुमार जांगड़े जी जुड़ने वाले थे। हम्म। तो काफी संगठनों के द्वारा जो है ज्ञापन भी दिया गया, हमेशा युवा के सपोर्ट में उनको बाइज्जत बरी करके रिहा किया जाए करके मांग भी किए हैं। लेकिन अभी तक शासन के द्वारा कुछ ऐसा उस पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जी। एक अपने अधिकार के लिए लड़ाई के लिए लड़ रहे थे हमारे युवा लोग, और उनको जो है जबरदस्ती जेल में डाला गया है। मैं तो इसका घोर निंदा करता हूं। और जितने भी सभी को जो है संविधान में अपना अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए सभी स्वतंत्र हैं। हम्म। सभी को स्वतंत्रता का अधिकार है, संविधान में है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए हैं, भाई अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, लड़ाई अपने हक के लिए लड़ सकते हैं। अपने भाइयों के लिए जो अपने रिजर्व कोटा को कोई दूसरे उसका लाभ ले रहे हैं, तो इसका विरोध करना कोई गलत बात नहीं है, ये तो अच्छा बात है। भाई किसी वर्ग के फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनाकर नौकरी कर रहे हैं, ये तो गलत ही है। और इसमें यदि सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, और ऐसे सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं ऐसे युवा लोगों को, ऐसे हमारे साथी लोगों को अंदर करना, ये तो गलत है। और हमारे सतनामी समाज के अलावा बहुत सारे संगठन ने ज्ञापन दिए हैं उसको रिहाई करने के लिए, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और आने वाले समय में आगामी। चुनाव भी है। जी। भैया जी एक चीज और बताना चाहूंगा, आने वाले जी। समय में चुनाव भी है बहुत जल्दी, ये जनवरी में चुनाव होने वाला विधानसभा का छत्तीसगढ़ में, तो इसका असर जरूर पड़ेगा। और जी। जी। इनको हमारे जितने भी युवा हैं उनको जल्द से जल्द रिहाई करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि जो आज की परिचर्चा पर हम कई बुद्धिजीवियों को आमंत्रित किए थे, विभिन्न संगठन के लोगों को, लेकिन आज की इस परिचर्चा पर कितने लोगों को आना चाहिए था अपनी इस ओपन परिचर्चा पर। तो अब बहरहाल हम इस पर जो चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि छत्तीसगढ़ में 10 अनुसूचित जाति सतनामियों की सीट है, और 10 अनुसूचित जाति के अलावा भी 10 सीट को हमारे समाज के लोग प्रभावित करते हैं, हारने और जीतने में एक अहम रोल अदा करते हैं। तो जब 20 जी सीटों को हारने जीतने की अदा करते हैं, तो सरकार इस मुद्दे को लेकर इतनी संवेदनशील नहीं है, जो काफी सोचने की बात है। क्योंकि 15 साल इन्हीं 10 विधायकों के कारण कांग्रेस पार्टी को 15 साल अपनी सरकार बनने से हाथ धोना पड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी सतनामियों का जो मत है, वोट है, जिसमें सबसे ज्यादा युवा है आज के डेट में, उनकी अहमियत को ये किस नजर से आंक रहे हैं, इस पर मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात। आज हमारे युवा पीढ़ी समझ रहे हैं सर, युवा पीढ़ी जी। आज जो है जान गए हैं। जिस तरीका से कांग्रेस ने हमको जो है अभी छल रही है, तो इससे पहले बीजेपी भी हमको जो है छले हैं। तो जी। एससी वर्ग के लोग को जो है बीजेपी भी नहीं छोड़ा है। मैं उसका भी तारीफ नहीं करूंगा, क्योंकि आरक्षण वो काटने वाली बीजेपी सरकार ही थी। तो बीजेपी कांग्रेस दोनों का जो नियत जो है साफ नहीं है।
कहीं न कहीं हमारी युवा पीढ़ी जो है नाराज है, और आने वाले समय में किसी बड़े थर्ड फ्रंट, तीसरी पार्टी या कोई तीसरा मोर्चा का एक राह देख रहे हैं। इसलिए भटकाव है। युवा पीढ़ी आज जो है भीम आर्मी में बहुत बड़े संगठन के रूप में उभर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। भीम आर्मी के अलावा और कुछ साथी, अब आपका भी यहाँ पे पदार्पण हो रहा है इस वर्ष जो है। केजरीवाल का आगमन अभी बिलासपुर में हुआ था, काफी जोर शोर से भिड़े हैं युवा लोग। तो बहुत सारे साथी हमें आप में भी अब जा रहे हैं, बसपा की ओर जा रहे हैं। जीतना हारना तो अलग बात है, परंतु अभी की सरकार से और जो पिछली हुई सरकार, कांग्रेस बीजेपी दोनों से युवा पीढ़ी नाराज है। क्योंकि इन लोग का कथनी करनी अलग है, कहते कुछ और है और करते कुछ और। हमेशा हमेशा छलावा करते हैं। तो आने वाली युवा पीढ़ी अपने शिक्षा का प्रयोग करके एक सही सही जो है सही नेता का चुनाव करना पड़ेगा, और आने वाली पीढ़ी एक बहुत ही सशक्त और शिक्षित अच्छे जो है उनको जो है चुनना पड़ेगा, मेरा ऐसा मानना है। जी। हमारे बीच में राजकुमार जांगड़े जी भी आ गए हैं। मैं राजीव कुमार जांगड़े जी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत स्वागत है राजकुमार जांगड़े जी, जो भीम आर्मी के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। और उनका मैं स्वागत करता हूँ। जांगड़े जी, राजकुमार जांगड़े जी, बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ मानवता चैनल अमेरिका के स्टूडियो से। हेलो। मुझे लगता है उनका कनेक्शन अभी ठीक से हो नहीं पाया है। ऑडियो कनेक्ट हो रहा है भैया। जय जय भीम राजकुमार भैया, जय भीम। हेलो जांगड़े जी, बहुत अभी बहुत शायद स्वागत उनका है। ऑडियो अभी कनेक्ट हुआ है। जी, राजकुमार जांगड़े जी, आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय भीम, नमो बुद्धाय। हेलो। जब तक वो जुड़ पाए तब तक मैं जिजेंद्र जी से मैं बात आपसे आग्रह करता हूँ कि जिस दिन से कांग्रेस और बीजेपी के बारे में आपने जो बात की है, वो 15 साल के अपने शासनकाल में उन्होंने ही, मतलब हमारा जो 16% आरक्षण था, उसमें कम से कम 9 से 10 विधायक थे जिन्होंने इसमें हस्ताक्षर किए। और बाद में जब उससे समाज के लोग पूछे गए तो उन्होंने कहा कि हम इसको पढ़ नहीं पाए थे, जिसमें पुन्नूलाल मोहल्ले हैं और भी बहुत सारे एमएलए थे जो उस समय के। उन लोगों को यही कारण है कि एक खामियाजा भुगतना पड़ा और वो सरकार से आउट हो गए, और 9 विधायक के हारने से बीजेपी पूरे नीचे चले, बैकफुट में चले गए। तो इसको अगर हम देखें तो सतनामी समाज के जो 10 सीट है और 10 सीट को प्रभावित करते हैं, इसको कमतर आंकड़ा एक उनकी भूल होगी। तो मैं, राजकुमार जांगड़े जी हमारे बीच में आ गए हैं। राजकुमार जांगड़े जी, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारी आवाज आप तक पहुंच पा रही है जांगड़े जी? हेलो जी, राजकुमार आवाज जांगड़े भी जी। आया आपका। जी, तो मैं चाहूंगा आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हुए कि इस विषय पर मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा, क्योंकि काफी देर से आप हमारे प्रोग्राम में जुड़ पा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है जांगड़े साहब। और आज के इस ज्वलंत विषय पर, जो छत्तीसगढ़ का एक अहम मुद्दा है, चुनावी मुद्दा भी हो सकता है, क्या कहना चाहेंगे आप भीम आर्मी के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। जी। मुझे इस मीटिंग में हिस्से बनने लायक समझे आप लोग, इसके लिए आप लोगों का दिल से आभार, शुक्रिया। जी। मेरे मोबाइल में पैटर्न लॉक किसी ने छेड़छाड़ कर दिया था, तो मोबाइल का पूरी तरह से लॉक तोड़ाना पड़ा, जिससे सभी डेटा वगैरह हर चीज खत्म हो। आपने करने का प्रयास किया, अभी जूम ऐप डाउनलोड किया, बड़ी मुश्किल से वो ज्वाइन हो पाया जी। है। तो आप लोगों ने जो क्या क्या बातें रखा, मैं सुन नहीं पाया हूँ, समझ नहीं पाया हूँ। तो थोड़ा सा मुझको एक बार बतलाने का कष्ट करेंगे तो मैं उस आ, पर बात आ, रख पाऊंगा। आज का जो मुख्य विषय है, चूंकि आप छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी वर्ग के विभिन्न मुद्दों को लेकर, सामाजिक ज्वलंत मुद्दों को लेकर आप लड़ाई लड़ रहे हैं। जब से आप भीम आर्मी के
चीफ बने हैं। तो मैं जहाँ तक मेरे को जानकारी है कि समाज के होने वाले जुल्म, अन्याय, अत्याचार को लेकर लगातार आप सड़कों पे रहते हैं अपने युवा टीम के साथ में। और अभी जी अभी जो छत्तीसगढ़ में फर्जी नौकरी करने वालों के एक जनहित का बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसमें हमारे 17-18 साथियों ने आ, इसमें नग्न प्रदर्शन करना पड़ा। पहले तो वो आवेदन दिए सरकार को, फिर धरना पे बैठे। उसके बाद में जब सरकार के लोग नहीं सुने तो फिर उनको ऐसी स्थिति उनको करनी पड़ी, और उसके बाद में विभिन्न धाराओं के तहत उनको जेल में डाल दिया गया है। इसको छुड़ाने के लिए, रिहाई करने के लिए, निशर्त रिहाई करने के लिए आप लोगों ने राज्यपाल को और विभिन्न संगठनों के माध्यम से इसके लिए आप लोग आवेदन दिए हैं शासन से, वो किए हैं निशर्त छुड़ाने के लिए, जो इस मुद्दे को लेकर। तो मैं चाहूंगा कि इस पर आप अपनी राय और प्रतिक्रिया से हमारे दर्शकों को अवगत कराएं। देखिए, इस मैटर पर अ, मुझको पहले पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लेटर भेजा गया था मेरे पास। जी। तो वो जो लेटर भेजने वाला था वो लड़का बीजेपी का बिलासपुर का कोई प्रवक्ता है, जी। प्रवक्ता या कुछ है। जी। विनय कौशल करके एक लड़का है वो, हम्म। जी, जो जिनके सर्वप्रथम आह्वान पर अनिश्चितकालीन अमरवाड़ा अनशन राजधानी रायपुर में हुआ। हम्म। और हम लोगों ने प्रदेश स्तरीय बैठक यहाँ रेड क्रॉस भवन रायपुर में रखे थे। इस बीच उन लोग आए, अंतिम में आए, बैठक के अंतिम में। तो हमारे आंदोलन को सपोर्ट कीजिए उन्होंने बोला। मैं साफ साफ बोला, देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, और आप जिस पार्टी से जुड़े हुए हो उस पार्टी ने यहाँ 15 साल राज किया, और आप जनहित के इस लड़ाई को लड़ना चाहते हो तो भाई आपको गलत लगा तो सर्वप्रथम आप तो उस पार्टी से त्याग पत्र दे दो। हाँ, हाँ जी। आप त्याग पत्र दोगे तो अधिकांश पूरे हमारे कौम के लोग आपके साथ देंगे, विभिन्न संगठन, सामाजिक संगठन के लोग साथ देंगे। तो वो लड़का बोला कि मैं अभी इस्तीफा दे देता हूँ, लेकिन वो दिया नहीं अभी तक। जी। दूसरी बात यह है कि मैं पूरी तरह से तैयारी में था। हमारे माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी, जो भीम आर्मी के संस्थापक हैं और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर जानलेवा हमला 28 जून पर हुआ। आप लोगों इस बात से तो अवगत होंगे ही। जी। 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 पर उन्होंने आह्वान किया और लगातार हम लोगों का मीटिंग चलता रहा। और 21 तारीख के डेट में राजधानी रायपुर के दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर में जन आक्रोश रैली एवं विरोध प्रदर्शन रहा। 17 तारीख के डेट में मेरे एक साथी के साथ में उनके मीटर को लेकर हाई कोर्ट गया, बिलासपुर हाई कोर्ट, और वहां सभी वकीलों के पास बैठा। शाम होते ही मैं वहां से निकला हाई कोर्ट से, तो बिलासपुर की पुलिस, 17 तारीख की डेट की मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों को, 17 जी। जुलाई की बात है ये। तो बिलासपुर के पुलिस वहां पे गाड़ी को फॉलो करते गया। गेट पे ही हमें, मेरे साथ, मुझको गेट से ही गाड़ी से बाहर निकाला गया, और वहां इस तरह से व्यवहार मेरे साथ हुआ जो किसी के साथ ना हो। मानो बहुत बड़ा अपराधी है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है, इस तरह से वहां के पुलिस मेरे साथ बिहेव किया, और गाड़ी से मुझको खींच करके निकाला गया। उसके बाद मैं बोला, भाई मैं भारत देश का नागरिक हूँ, भारत के संविधान में मुझे भी बराबर का अधिकार है, और मेरा मौलिक अधिकार यह है कि मुझे किस कारण से पुलिस गिरफ्तार कर रहा है उसका कारण मुझको बताए, और मैं उस कारण को जानना चाहूंगा, और तब आप मुझको मुझको यहाँ से ले जा सकते हो। उन्होंने जी। ये बोला कि ऊपर से आदेश है, ऊपर से आदेश है, गाड़ी में बैठो, सब पता चल जाएगा। और मैं जब बात ही कर ही रहा था कि वहां पे 7-8 ठो गाड़ी आया, पुलिस की गाड़ी, बहुत से पुलिस सिविल ड्रेस में थे और बहुत से वर्दी में थे। तो लगभग 15-20 पुलिस वाले मुझको धक्का दे करके स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठा दिया। मैं वहां पे बोला भी कि ये जो व्यवहार कर रहे हो आप लोग, ये ठीक नहीं है, ये बहुत गलत है। मुझे जिधर मुख्यमंत्री दौरा करते हैं, मुझे गिरफ्तार कराने काम करते हैं, वो कभी इस तरह से व्यवहार नहीं किया जिस तरह से आज आप लोग व्यवहार कर रहे हो। मैं इस व्यवहार को कभी नहीं भूलूंगा और इसका जवाब दूंगा। ऐसे बोलते ही मैं बोलता रहा, और मुझको धक्का दे करके गाड़ी में बैठाया गया बिलासपुर पुलिस के द्वारा, जबकि वहीं पर हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के सामने गेट से ही मुझको उठा करके ले जाया गया। और फिर रास्ता में मैं प्रयास किया कि मैं अपने लोगों से बात करूं, फिर मेरा मोबाइल छीन लिया गया, और मैं वहां पूछा कि मुझे किस लिए ले जा रहे हो, अब तो बता दो।
नहीं वहां चलो फिर सब पता चल जाएगा बोले। और एक मोबाइल मेरे पास था, उस मोबाइल से मैं जैसे तैसे करके फेसबुक में अपलोड किया लिख करके कि मुझको हाई कोर्ट के बाहर से बिलासपुर पुलिस द्वारा बर्बरता पूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया है। इतना जी। पोस्ट मैं किया, चुपचाप मोबाइल अपने पॉकेट में रखा और दूसरा मोबाइल पुलिस वाला छीन लिया क्योंकि उसमें लगातार फोन आ रहा था। फिर उस मोबाइल को अपने पास रखा, मैं बोला मेरे लोग हैं मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझको बात करा दीजिए सर। वो चुप रहा, मौन रहा। फिर मैं पूछा सर आपका नाम क्या है, तो नाम जान करके क्या करोगे, ऐसा बोला और नाम भी नहीं बताया। फिर सिविल अच्छा। लाइन थाना में मुझको ले जाया गया, वहां पे बैठा करके रखा और मुझको पानी तक पीने से रोका गया, पानी भी पीने नहीं दिया गया। मुझको करीबन 3 घंटा सिविल लाइन थाना में बैठा करके रखा गया था। फिर करीबन 8 बजे मुझको सिविल लाइन थाना से वहां ले जाया गया जिला चिकित्सालय, वहां कोरोना वगैरह टेस्ट कराया और फिर उसके बाद जेल में डाल दिया गया, जी। बिलासपुर केंद्रीय जेल में। और केंद्रीय जेल में फिर मुझको 17 तारीख से 21 तारीख तक रखा, जब तक विधानसभा सत्र चलता रहा तब तक। जी। और तो इस तरह से वहां पुलिस के द्वारा व्यवहार किया गया है। और मुझे आंदोलन में किसी भी प्रकार का हम लोग वो नहीं किए थे, समर्थन भी नहीं किए थे, ना पोस्ट भी नहीं किया था, ना शेयर भी नहीं किया था। तो इस तरह से पुलिस ने मुझको गिरफ्तार किया गया। और रहा बात पूरे प्रदेश में जो मामला चल रहा है, 267 जाति प्रमाण पत्र जो हमारे SC ST वर्ग के नाम पर बाहरी लोग भी हैं और यहाँ के प्रदेश के लोग भी हैं जो फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवा करके हमारे हिस्से के नौकरी जॉब पे उन लोग नौकरी कर रहे हैं, जो बेहद गलत है। मैं इसका कड़े शब्दों में निंदा भी करता हूं और इस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में जांच करा करके इस केस का तह तक पहुंचे कि किसने इसको प्रोत्साहित किया और बढ़ावा दिया, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी से हो, चाहे हमारे ही लोग क्यों न रहे। तो उन पर कठोर कारावास और कठोर कार्रवाई हो ताकि किसी भी कौम के साथ इस तरह से धोखा न हो, उनके हक को न छीना जाए। जी। जी। और जी बहुत शुक्रिया जी। और जी यहाँ जान 17-18 लोग नहीं है, मैं बता दूं टोटल 29 लोग हैं और जी। बड़े क्रांतिकारी लोग हैं जो इस तरह से नग्न प्रदर्शन किया जी। ये। जी। और मैं जी भी वहां जांगड़े गिरफ्तार हुआ। जी। जी जी जांगड़े जी, इस प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ में एक ऐतिहासिक प्रदर्शन हुआ है और इसको विश्व स्तर में इस घटना को लेकर निंदा भी की गई है कि आखिर में छत्तीसगढ़ के युवाओं को ऐसी कार्य करने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा। ये सबको पता हो गया है, चाहे राष्ट्रीय स्तर हो या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, और इसकी निंदा भी की जा रही है। और चूंकि आगामी समय में 3 महीने के अंदर में चुनाव भी है और इसका असर जी भी मुझे लगता है कि इन बड़े दल के लोगों को आ, समझ में आ भी जाएगा, क्योंकि जी छत्तीसगढ़ जी की जो अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है वो 10 सीटों को तो जीतते ही हैं और 10 सीट को प्रभावित करते हैं, यानी सरकार को सीधा सीधा असर डालते हैं। अगर इस बात को लेकर ये अगर गलतफहमी में होंगे तो बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो बहरहाल में आप हमारे साथ बने रहना राजकुमार जी। मैं डिजेंद्र कुर्रे जी से प्रतिक्रिया फिर से लेना चाहूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो अधिकारी कर्मचारी हैं अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, चूंकि इस पेशे से भी आप जुड़े हुए हैं, संगठन से भी आप जिम्मेदारी रखते हैं, तो मैं चाहूंगा कि एज ऐसे जो मामलाओं को लेकर जो छत्तीसगढ़ सरकार में हमारे समाज के जो मिनिस्टर बने हुए हैं, ये किस मतलब सोच में है कि क्या इनको समाज के साथ अन्याय अत्याचार दिखता नहीं है, या फिर ये पार्टी के पिछलग्गू बने हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के हों कांग्रेस के हों। और आगामी समय में बहुत सारी पार्टियां चुनाव मैदान में होंगे, बहुजन समाज पार्टी होगा, आजाद समाज पार्टी होगा, जनता जे कांग्रेस होगा, आप होगा। तो ऐसे स्थिति में इनकी घमंड टूटेगा या नहीं टूटेगा? जितेंद्र कुर्रे जी। जी जी जी। सर्वप्रथम तो हमारे आदरणीय राजकुमार जांगड़े भैया को नमस्कार, जय भीम। और हमेशा युवा के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। और उनसे मैं सरायपाली में मिला था अंबेडकर जयंती के दिन और एक मंच में थे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपके साथ साझा करने का भी अवसर मिल रहा है।
मैं बता दूं भैया, अधिकारी कर्मचारी की बात हो तो हम लोग जो है जब गवर्नमेंट जॉब में हैं तो निश्चित ही कहीं न कहीं, जैसे राजकुमार जांगड़े भैया बता रहे थे, भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ के, और जो किसी नौकरी पेशा से जुड़े नहीं है फिर भी उनके साथ ऐसे बर्बरता की जो घटना जो है वो अवगत कराएं अभी, तो हम लोग यदि कर्मचारी लोग कुछ भी यदि पोस्ट कर देते हैं तो उनको स्पष्टीकरण कारण बताओ नोटिस जारी कर देते हैं गवर्नमेंट। तो कहीं न कहीं हम लोग जो है थोड़ा सा बंधे रहते हैं, खुलकर हम विरोध नहीं करते, परंतु संगठन की शक्ति के माध्यम से जो है ज्ञापन देने का काम करते हैं और हम लोग अंदर से सपोर्ट करते हैं हमारे साथी लोगों को, चाहे आर्थिक हो चाहे जन धन जैसा भी हो, अपने से सहयोग करने की प्रयास करते हैं। निश्चित ही हमारे महासमुंद जिले की बात मैं बता दूं, हमारे कर्मचारी प्रकोष्ठ के द्वारा भी जो ज्ञापन दिया गया है, और आने वाले समय में चुनाव में तो जरूर प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन इतना मैं कह दूं, आज जो है शिक्षा की क्रांति और जगानी पड़ेगी। इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को भी थोड़ा से इसलिए कमजोर करना चाहते हैं, जो पढ़ाई जो है हम आंकड़ा, अभी एक सर्वे आया था विश्व स्तर, तो टॉप 10 में हमारा इंडिया नहीं आता है, टॉप 40 में भी नहीं आता शिक्षा के क्षेत्र में। बेहतर शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो एक सर्वे में हम जो है शिक्षा के क्षेत्र में काफी पीछे हैं, और सरकार चाहती है कि शिक्षा में इन लोग कमजोर रहे, आगे न बढ़े, ताकि यदि ये शिक्षा में आगे बढ़ जाएंगे तो ये अपने अधिकार के बारे में जान जाएंगे, तो निश्चित ही आने वाले समय में हमको जो है राजनीतिक करते नहीं बनेगा। तो ये राजनीतिक मुद्दा है, इसलिए हमेशा लोगों को दबाने का प्रयास करना, हमेशा षड्यंत्र पूर्वक किसी को कोई आवाज उठाने का प्रयास कर रहा है, उनको जो है रोकना, ये इनकी जो मंशा है। तो युवा पीढ़ी आज जो है, कई ऐसे हमारे युवा साथी हैं, उनको अपने समाज की या फिर इतिहास मालूम नहीं है। चुनाव आते हैं, कुछ चंद पैसे में शराब में पीकर जो है बहकावे में आके झंडा लेकर घूमना, आगे बढ़ना, लोगों को भ्रमित करना, ऐसे कामों में हमारे ही साथी लोग लिप्त हो जाते हैं। तो ये बड़ा थोड़ा से दुख का विषय है। यदि उसमें शिक्षा थोड़ा से आ जाए, सामाजिक क्रांति आ जाए, जैसे राजकुमार जांगड़े भैया जैसे ऐसे युवा साथी जब तक नहीं आएंगे तब तक बदलाव नहीं हो पाएगा भैया। चाहे इसके लिए थोड़ा समय लगेगा, मैं कह दूं आने वाले समय में प्रभावित होगी, सरकार गिर जाएगी, तो ये गलत है, क्योंकि ये इन लोग तो इतने बड़े रूप में जो है लोगों को भ्रमित कर रखा है, लोगों को दबाने का प्रयास कर रहा है। जब तक एक एक व्यक्ति राजकुमार जांगड़े जैसे ऊर्जावान साथी नहीं होंगे और एक एक व्यक्ति जो है अपने अधिकार के बारे में लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। संभव तभी है, सबको अपना इतिहास जानना पड़ेगा, अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा, और जब सड़क में आने की स्थिति आए, सड़क में आने की भी उन लोग जो है करेगा, तब की स्थिति में जो है कुछ हो पाएगा। तो मेरे को नहीं लगता कि लोग चुनाव में प्रभावित कर पाएंगे हमारे साथी, लेकिन जरूर है धीरे धीरे ये जो है समझते जा रहे हैं हमारे युवा पीढ़ी कि इनकी जो है दोहरी नीति, एक बोलते कुछ और है करते कुछ और, तो धीरे धीरे समझ रहे हैं। तो आने वाले इस समय भले ही लंबा लगेगा, लेकिन बीजेपी की और कांग्रेस की दोनों की नियत को जो है युवा पीढ़ी अब समझते जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डिजेंद्र जी। मैं फिर से राजकुमार जांगड़े जी के पास जाना चाहूंगा। जी राजकुमार जांगड़े जी, जैसा कि डिजेंद्र कुर्रे जी ने अभी कहा कि वाकई में हमारे जो समाज के जो आम मतदाता है, जो युवा पीढ़ी है, वो कहीं ना कहीं गुमराह हो जाती है और एक बार कांग्रेस को, एक बार बीजेपी को, अन्य पार्टियों को समझ ही नहीं पाते हैं। जो हमारा संविधान में जो वोट का अधिकार है, अगर वोट की कीमत को समझ जाए तो सरकार को तो हर 5 साल में बदल के रख देंगे, और अपना अधिकार और जो हक की बात जो करते हैं, बाबा साहब ने जो सपना देखा था उसको लेकर के जो आप युवा पीढ़ी के लोग, अभी चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग देश में जो समाज के ऊपर में न्याय अत्याचार की लड़ाई लड़ रहे हैं,
उनको भी ऐसे मिटाने की कोशिश की गई, उनको गोली मार के हत्या करने की कोशिश की गई। तो ऐसे कहीं ना कहीं ये षड्यंत्रकारी जो देश के अंदर में जो चल रहा है। लेकिन आज हर युवा पीढ़ी को छत्तीसगढ़ के आप हर जिलों में, हर ब्लॉक में आप संघर्ष कर रहे हैं, और बहुत तेजी से आप लोग जो है मतलब समाज के बीच में आप लोगों की विचारधारा पहुंच रही है, और आप लोग साथ लोग जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो आगामी चुनाव में ऐसे जो तत्व हैं इनको सबक सिखाने के लिए क्या कुछ योजना भीम आर्मी कर पा रही है, आजाद समाज पार्टी कर पा रही है, राजकुमार जी? देखिए, मैं साफ बात बोलता हूँ, बनावटी बात नहीं रहता है। न दिखावे के काम को मैं पसंद करता हूँ, न दिखावे का कार्य करता हूँ। दूसरी बात, मैं बसपा से जुड़ा रहा, और मेरा जिधर जन्म हुआ सारंगढ़ क्षेत्र, उधर का क्षेत्र अलग है, बसपा प्रभावित क्षेत्र है। साहब कांसीराम जी सन 81 में आए थे। छीन छीन से लगा हुआ गांव है मेरा, बरभाठा है, और छीन में मैं हाई स्कूल पढ़ाई की हूँ। पार्टी में जुड़ा रहा। इस बात को आप लोगों को पीछे तरफ इसलिए बता रहा हूँ, जो अभी कुर्रे जी ने बात रखा उस पर ये बात को मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो उसमें जुड़ा रहा तो बहुजन नायक साहब कांसीराम जी ने हमारे तमाम संतों, गुरुओं और महापुरुषों के आंदोलन को चलाते चलाते हमारे महापुरुषों को पहचान कराया, हमारे लोगों को, बहुजन समाज को। जी ठीक है। जी जी ठीक उसी प्रकार जब ये आंदोलन महापुरुषों ने चलाया, आज हमारे लोग पद के लिए, पद प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे लगा बसपा में ऐसा लगा, तो मैं महासचिव था, फिर वहां को मैं छोड़ करके फिर मैं गांव में युवाओं को जागरूक करने का, महापुरुषों का इतिहास बताने का और कैसे संघर्ष करना इसको बतलाने के लिए मैंने एक संगठन बनाया, भीम सैनिक छत्तीसगढ़ के नाम से, सन 2011 में। और मैं उस पर कार्यरत रहा, आंदोलन किया। 4-6 जिला में हमारा टीम भी बना था। फिर 16 माह बाद जेल से रिहा हुए माननीय डॉक्टर चंद्रशेखर आजाद जी, फिर मैं गया कौशाम्बी बुद्ध विहार, दिल्ली और यूपी के बीच में, फिर उनसे मिला, और मिलने के बाद मैं अपनी बात को रखा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले कि हम आप लोगों का सारा गतिविधि, सभी कार्यों को देख रहे हैं, जाइए अपनी जिम्मेदारी पर रह करके कार्य कीजिए। अब बात मैं बता रहा हूं प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का। निरंतर आप जब से जान रहे हो, मैं गतिमान हूं, बहुजन आंदोलन पर गतिमान हूं, हर घटनाओं में पहुंचने का प्रयास करता हूं। और हम लोग पूरी तरह से बेरोजगार हैं, हमें आर्थिक सपोर्ट भी नहीं मिल पाता। जिस आंदोलन में हम लोग पहुंच गए, जिस घटना में हम लोग पहुंच गए, तो हमारे प्रदेशवासी, हमारे कौम के लोग बोलते हैं कि सही है, अच्छे काम कर रहे हैं, हर घटनाओं में पहुंचते हैं। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, अभी मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की राजधानी रायपुर में, हम लोगों ने मीटिंग करके रायपुर के आसपास को, पूरे रायपुर जिला को मजबूत करने के लिए यहाँ गांव गांव जाने का प्रयास कर रहे हैं, गांव को जोड़ने के लिए। तो मैं आरंग विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में दौरा किया हूँ। वहां एमटेक बीटेक किए हुए हैं हमारे युवा साथी, हमारे कौम के, हमारे समाज के, कॉलेज किए हैं, 10वीं 12वीं पढ़े हुए हैं। उनको मैं एक सवाल पूछा, क्या हम जिस समाज में जन्म लिए हैं, जिस राज्य में जन्म लिए हैं, जिस देश में जन्म लिए हैं, उसका इतिहास हमें मालूम होना चाहिए कि नहीं? यहां तक कि उनको यह भी बोला कि हम जाति प्रमाण पत्र, निवास बनवाने के लिए जाते हैं, तो हमारे पूर्वजों का वहां इतिहास को बताना पड़ता है कि हमारे दादा का दादा का दादा कौन था और हम किसके बच्चे हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे महापुरुष हैं। तो हमारे महापुरुषों को जब तक हम नहीं जानेंगे, तो फिर आज हमारे दादा परदादा कल के डेट में वो अनपढ़ थे, और हमें पढ़ाने लिखाने के बाद भी हम उसी तरह से अनपढ़ता दिखाएं, हमारे इतिहास न जाने, हम अपने महापुरुषों का आंदोलन क्या है उसको नहीं पहचान पाए, हम किस कौम से हैं उसको नहीं पहचान पाए, तो फिर वो अनपढ़ गंवार जाहिर हमारे दादा परदादा लोग थे, उससे तो हम बदतर हुए। मैं पूछा उनको, हम सतनामी समाज से बिलोंग करते हैं, मैं ज्यादा इतिहास आप लोगों को नहीं पूछूंगा, आप लोगों को यदि सही लगेगा तो पूछूंगा। इस बात को मैं पूछा साफ साफ, मैं बहुत कुछ जानता हूं, आप लोगों से बढ़ करके हूं, ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूं, जगाने के लिए आया हूं, जिस चीज को आप नहीं जानते उस चीज को बताने के लिए आया हूं, क्योंकि किताबों में उन चीजों को हमें पढ़ाया नहीं जाता, हमारे स्कूल के पाठ्यक्रम से उसको हटा दिया गया है। मैंने उनको पूछा, क्या जिस समाज में हम जन्म लिए हैं उस समाज का सबसे बड़ा महान संत शिरोमणि बाबा गुरु घासीदास जी, जिन्होंने मन के एक समान का आंदोलन चलाया और वो आज विश्व विख्यात हुए, पूरे ब्रह्मांड में उनका संदेश गया, उनके आंदोलन का, उनके द्वारा चलाया गया मन के एक समान आंदोलन, जिस पर साहू, पटेल, कुर्मी, मरार, तमाम प्रकार के हमारे जो
85% कौम के 6,743 जाति में बटे हुए लोग हमारे प्रदेश के उसमें विलय हुए, क्योंकि उनका आंदोलन सत्य का मार्ग था और जात पात के खिलाफ था, एकता, बंधुता और भाईचारा का आंदोलन था। जी। तो उस महापुरुष का जन्म दिवस और उनका किस सन में जन्म हुआ उसको आप लोग बताओ। यही इतना ही सवाल मैं उनको पूछा, क्योंकि हमारे प्रदेश में एक सवाल और चल रहा है कि क्यों ना छत्तीसगढ़ प्रदेश में सतनामी मुख्यमंत्री बने, ऐसा भी चल रहा है। इसलिए मैं उनको इस बात को बताया, हमारे प्रदेश में हमारी बाहुल्यता के आधार पर और हमने जिस तरह से आंदोलन चलाया, हमारा महापुरुष यहाँ हुए बाबा गुरु घासीदास जी, तो क्या यहाँ प्रदेश में सत्तामी मुख्यमंत्री बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? और सब लोग यही बात को बोल रहे हैं। तो आप लोग बताओ, हम जिस समाज में है उस समाज के इतिहास, हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं जयंती मना करके, और हर एक वर्ष जयंती मनाते हैं बड़े धूमधाम से, अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं। तो बताओ करके मैं पूछा, तो हमारे कॉलेज करने वाले युवा पीढ़ी, आज के जनरेशन के, जो कल के भविष्य हैं समाज का और देश का, राज्य का, उनको बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म दिवस और सन मालूम नहीं है। अब बताइए हमारे लोग कितने पीछे हैं। रहा बात राजनीतिक प्रभाव करने का, तो हमारे लोग अभी तो अपने खुद के इतिहास नहीं जानते, हमारे महापुरुष कौन है उसको नहीं जानते। हमारे ही लोग उस नवरात्रि के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए जाते हैं, हमारे ही लोग बजरंग दल, हमारे ही लोग आरएसएस, हमारे ही लोग तमाम प्रकार के मनुवादियों के संगठन में हमारे लोग संलिप्त हैं। जी। और खासकर बता दूं, जो सक्षम है ऐसे लोग तो एनएसयूआई में है, एबीवीपी में है, बजरंग दल में है, आरएसएस में है, और तमाम प्रकार के हिंदुओं का संगठन में है जो संविधान के खिलाफ है। अब आप बताएं हम राजनीतिक में कैसे प्रभावित कर सकते हैं? बच गए बहुत से लोग, तो वो कोई शिव डहरिया के आदमी है, कोई रुद्र गुरु के आदमी है, और कोई 100 हमारे तमाम प्रकार के विधायकों का आदमी है, तो उनके शरण में है। रहा बात गिने चुने लोग, मेरे जैसे लोग जो आंदोलन पे डटे हैं, उन पर तो किसी का हाथ भी नहीं है उनके सर पर। हमें तो जेल जाते हैं तो देखने के लिए हमारे कौम के लोग भी नहीं जाते भाई। कम से कम आप कोई क्रांतिकारी साथी समाज के हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, जो घर में बैठे उनके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, उनके मनोबल बढ़ाने के लिए उनसे मिलने चले जाओ साहब। मैं समाज के लोगों को वो कहना चाह रहा हूं, कम से कम उनसे मिल करके आइए, उनका मनोबल बढ़ेगा। वहां तो मेरे साथ में 6 साथी लोग, हम लोग अंदर गए थे। आप लोगों को पता होगा सोशल मीडिया के जरिए, मुख्यमंत्री जी इधर दौरा करते हैं, मैंने कौन सा गुनाह किया, वो तो मुझको गिरफ्तार करा देते हैं। जी। अब आप भी लोग बताएं, राजनीतिक प्रभावित करने की बात, तो आज हमारे लोग अपना खुद के इतिहास नहीं जानते, अपना स्वाभिमान, अपना अधिकार नहीं जानते, वो कहां से राजनीतिक प्रभावित कर सकते हैं? जी। राजनीतिक जी। प्रभावित करना मतलब बहुत बड़ा चीज है। राजनीतिक प्रभावित करना बहुत बड़ा चीज है, और बहुत बड़ी बात नहीं है जब लोग अपने अधिकारों को जाने, जब लोग वोट का पावर को जाने, जब लोग विधानसभा पार्लियामेंट में हम क्यों प्रतिनिधि भेजते हैं उसको जाने, तो बहुत बड़ी बात नहीं है प्रदेश में राजनीतिक प्रभावित करना। 5 साल में मैं कंप्लीट करा दूंगा, आने वाले 5 साल में, लेकिन उस गति से कार्य हो। मैं तो चाहता हूं पूरे प्रदेश में 100 लड़के ऐसे रहे जो अविवाहित रहे मेरे तरह, और सिर्फ कौम और महापुरुषों का आंदोलन के बारे में सोचे, हमारे लोगों को जागरूक करने के बारे में सोचे। और जिस दिन यह सफल हो, 100 लड़के प्रदेश के चारों तरफ निस्वार्थ भाव से पूरी तरह से समर्पित होकर के कार्य करने लग गए, लोगों को जगाने के लिए गांव-गांव जा करके जगाते हुए जोड़ने का कार्य करे, हमारे आंदोलन से हमारे महापुरुषों को पहचान कराने का कार्य करे, आर्टिकल 19 क्या है उसको बतलाने का काम करे, हमारे मौलिक अधिकार क्या क्या है उसको बतलाने का कार्य करे, संविधान किस लिए बना, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, 15 अगस्त क्यों मनाते हैं, इसको जब तक उन लोग नहीं जानेंगे, राजनीतिक प्रभावित होना बड़ी मुश्किल की बात है। और एक बात बता दूं, बड़े बड़े हमारे समाज के सामाजिक बुद्धिजीवी लोग यह भी बात बोलते हैं कि ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। साहब, मैं तो देख रहा हूं, मैं तो ग्रामीण अंचलों से हूं, जीरो से मैं यहां तक आया हूं संघर्ष करते हुए। सामाजिक गतिविधियों में मैं पानी पिलाने का कार्य करता था, मीटिंग में, बैठकों में झाड़ू लगाने का कार्य करता था, कुर्सी लगाने का कार्य करता था, वहां से मैं उठ करके आया हूं। आज हमारे ही लोगों को देखो, हमारे ही गांव में देखो, हमारे पड़ोसी गांव में देखो, जिधर हमारे बाहुल्यता है उधर ये कांग्रेस बीजेपी वालों का गाड़ी नहीं घुसते थे उधर, आज हमारे ही ऐसे ऐसे गांव जो कई हिस्सों में बढ़ गए कांग्रेस बीजेपी,
जनता कांग्रेस तरह तमाम प्रकार की, तो क्या हम राजनीतिक प्रभावित कर सकते हैं? जी लोग बोलते हैं ईवीएम हटाओ। आज तो बड़े 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 पैमाने में हमारे ग्रामीण अंचलों में जो देगा उसको देंगे, जो जो हमें देगा उसको देंगे। बड़े पैमाने में चिकन और शराब के चक्कर में हमारे लोग अपने वोट को बेचने का कार्य कर रहे हैं। मैं तो चिंतित हूं कुर्रे सर जी, और आज के इस मीटिंग में जुड़े तमाम हमारे इस प्रदेश के और कौम के राजनीतिक प्लस सामाजिक गतिविधियों पर निरंतर चिंतन मनन करने वाले आप सभी को मेरा क्रांतिकारी सलाम है राजकुमार जांगड़े का। जी मैं कहना चाहता हूं, राजनीतिक राजनीतिक प्रभावित और ईवीएम की बात करते हैं हम, तो क्या हमारे लोग इस तरह से बिक रहे हैं, इस तरह से बंट रहे, कट रहे हैं निजी स्वार्थ में, जिनको विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। रहा बात विधायकों का और मंत्रियों का, तो उनको सिर्फ और सिर्फ खुद का बैंक बैलेंस बनाना, प्रॉपर्टी बनाना और अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन देना, इसके अलावा उनके जी पास कोई सोच नहीं है, कोई भी सोच नहीं है, जरा भी सोच नहीं है। और मैं इस बात से चिंतित हूं, इस बात को बता दूं आप लोगों को, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भारत के संविधान को सौंप करके बाहर आ रहे थे, तो उस ब्राह्मण आचार्य कृपलानी ने बाबा साहब को बोला था कि आज आप इतना क्यों हंस रहे हो बाबा साहब? तो बाबा साहब ने उसको पलट करके जवाब दिया था कि आज मैं इसलिए हंस रहा हूं कि अब किसी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, जो भी राजा पैदा होगा वोट के पेट से राजा पैदा होगा। तो उस आचार्य जी कृपलानी के द्वारा बाबा साहब को पुनः पलट करके जवाब दिया गया कि ठीक है बाबा साहब, आज आपने लोकतंत्र में सबको अधिकार दे दिया भारत के संविधान लिख करके, लेकिन आपके लोग तो गरीब बेबस लाचार हैं, बिक जाएंगे। देखिए सोचिए, वो कब से दूरदृष्टि सोच रख करके उस ब्राह्मण ने जो बात रखा था बाबा साहब के समक्ष, वो बात आज तक सिद्ध हो रहा है, क्योंकि हमारे लोग बिक रहे हैं, बिक ही तो रहे हैं। और बाबा बिक साहब रहे ने हैं पुनः बिल्कुल। पलट करके जवाब दिया था कि ठीक है, आज मेरे लोग गरीब है, बेबस है, लाचार है, बिक जाएंगे, लेकिन जिस दिन वोट का पावर समझ गए और न बिकने वाले बन गए, उस दिन आपसे बड़ा भिखारी कोई नहीं होगा। लेकिन यह बात तो अभी देखने को नहीं मिल रहा है, ना सुनने को नहीं मिल रहा है। तो सोचिए, आज हमारे लोग बट रहे हैं और बिक रहे हैं। क्या ऐसे में हम राजनीतिक प्रभावित कर सकते हैं? हमने 10 बिल्कुल सुरक्षित सीटों पर, अभी 16% आरक्षण के मैटर पर मैं आपको एक बात बता दूं, 16% आरक्षण के विषय पर 10 सुरक्षित सीटों में हमने लोगों को बतलाने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, अपने अधिकार को पुनः बहाल कराने के लिए शव यात्रा और पुतला दहन की। उसके बाद हम 2 फरवरी को राजधानी रायपुर में बड़ा आंदोलन किए, सीएम हाउस घेराव करके। इसमें माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को बुलाए थे मुख्य अतिथि बना करके। तो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों को बचाने के लिए भी तो हमारे प्रदेशवासी नहीं गए। और वहीं पर देखिए, उसी आरक्षण के विषय पर भोपाल में आंदोलन हुआ, तो वहां पैर रखने के लिए जगह नहीं था, और वहां का प्रशासन तिलमिला गया है। और यहाँ इतने बड़े बड़े घटना, हमारे विजय स्तंभ को क्षतिपूर्ति पहुंचाया जा रहा है, हमारे लोगों पर लाठी भांजा जा रहा है, कवर्धा, रसोटा, धर्मपुरा, बिलासपुर, यहाँ तक कि महासमुंद के कई एक स्थानों में, जांजगीर चांपा के कई स्थानों में, बिलासपुर, रायपुर के कई स्थानों में, फिर भी हमारे लोग कहाँ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए पूरे दल बल के साथ ग्रामीण अंचलों से माताएं, बहनें, बच्चे नहीं निकल रहे हैं? जब अपने अधिकारों के लिए नहीं निकलेंगे, अब अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं निकलेंगे, तो वो अधिकार बचने वाला नहीं है साहब। गलत का विरोध नहीं करोगे तो गलत रुकने वाला भी नहीं है, क्योंकि एट्रोसिटी एक्ट की बहाली के लिए हम लोगों ने बड़ा आंदोलन किया, भारत का सबसे बड़ा आंदोलन किया। उसके बाद जस्ट भारत के संविधान के कुछ प्रतियां को, भारत के संविधान के प्रतियां को दिल्ली की राजधानी में जंतर मंतर में जलाया गया। उस आंदोलन के बाद यह हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक था। यदि वहां भारत के संविधान की प्रतियां को आग में जलाया गया, तो 2 अप्रैल सन 2018 से भी बड़ा आंदोलन कर दिए रहते, तो इनको औकात नहीं रहता कि और संविधान और हमारे अधिकारों के प्रति आंख उठा करके भी देखते। यहाँ पे जी हम लोग मिस्टेक किए। जी जी राजकुमार जी हमारे बीच में, हमारे चैनल के संपादक जी अमेरिका से जुड़ गए हैं, मेघराज सिंह साहब। मैं उनसे चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के भीम आर्मी के चीफ हैं राजकुमार जांगड़े जी। मैं चाहूंगा कि आज के ज्वलंत मुद्दे पर, आज की परिचर्चा में जो बातें हो रही है उसको काफी देर से सुन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मेघराज सिंह साहब भी आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार साझी करें। जी, आप क्रांतिकारी जय भीम।
और करना सबको भाई, ये जो विचार चल रही है ना बड़ी मतलब कीमती है। और मैं जो देख रहे हैं ना, जो हालात में जो भारत के जो हालात खराब हो रहे हैं, इसका कारण, मुख्य कारण ये है कि भोजन लीडर जो है, भोजन लीडरों की वजह से ये मुख्य कारण है। क्योंकि भोजन लीडरों में एकता नहीं है, ना ही ये कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से भोजन समाज का भला हो। मेरा मानना ऐसा है कि देखो, बहुजन समाज के लीडरों ने बहुजन समाज बाबा साहब के साथ में धोखा किया। क्योंकि आज अगर ये बहुजन समाज के लीडर, बहुजन समाज जो 85% कहते हैं, 85% नहीं है, 85% टुकड़े हुए पड़े हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा, सुना होगा, 35 लाख जो है संगठन बने हैं भारत में बहुजन समाज के। 35 लाख संगठन नहीं है, 35 लाख टुकड़े हैं। जिस होश से, जिस जोश से नौजवान काम कर रहे हैं, उस होश से, उस जोश से रिजल्ट नहीं आ रहा कुछ भी। कारण क्या है इसका? तो कारण हमें ढूंढना पड़ेगा। अगर ये जो कत्लेआम चल रहा है भारत में, जो है कि दंगे हो रहे हैं, ये अगर लीडर अभी, अगर आज ही लीडर है, ये मतलब ये ऐलान करता सभी के सब बहुजन समाज के इकट्ठे होकर के, अगर कहीं दंगे होते हैं, आरएसएस के जितने बंदे मिलेंगे कहीं भी, क्योंकि सारे दंगों के पीछे आरएसएस का हाथ है, ये मनवादियों का हाथ है। तो आरएसएस की पिटाई अगर हर स्टेट में स्टार्ट हो जाए ना, पिटाई होनी इनकी, तो दंगे आज ही बंद हो जाएगा भारत में। तो बहुजन समाज के लीडरों की वजह से, तो मैं चाहता हूँ कि बहुजन समाज के लीडर है, एक घमंड को, लालच को त्याग करके अगर एक प्लेटफार्म पर आते हैं, तो कोई माई का लाल इनको गुलाम नहीं बना पाएगा, और ये आजाद भी हो जाएंगे। तो नौजवानों को जोश के साथ में, होश के साथ में काम लेने की जरूरत है। लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं आ रहा। तो बीमार भी जो काम कर रहे हैं, बीमार में गए चंद्रशेखर मेरे को अच्छी तरह जानते हैं, और वो आजकल बात नहीं करते, बड़े वादी मर गए हैं। तो मैं इतना ही चाहता हूँ कि जिससे अगर होश है, तो जोश है, तो दिमाग को ओपन करके काम करे, ताकि आने वाला भविष्य आप लोगों को काम आ जाए। मेरे पास में प्लान है बहुत, भारत को एजुकेशन फ्री करने के लिए, हेल्थ फ्री करने के लिए। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, मेरी बात पे गौर नहीं करते। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर नौजवान हमारे साथ में जुड़ेंगे। वॉइस ऑफ मानवता ने एक प्लान किया जो भारत को आने वाले वक्त में एक 3 साल के अंदर अंदर भोजन राज कर सकते हैं। मेरे पास ऐसा प्लान है। तो अभी से जोश के साथ में, होश के साथ में लगे रहें, यही आपके लोगों का काम है। थैंक यू सबका जुड़ने के लिए, धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेघरा जी। आप अपने व्यस्ततम समय से थोड़ी समय निकाल करके हमारी आज की इस परिचर्चा में भाग लिए, और हमारा समय भी करीब करीब नजदीक आ चुका है। तो आज की इस परिचर्चा में संक्षिप्त चर्चा के लिए फिर से रीजन पुरी जी से आग्रह करता हूँ कि कम शब्दों में सारांश में आज की इस परिचर्चा पर अपनी बात रखें। रीजन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है रीजन जी फिर से नेटवर्क के कारण से लेफ्ट हो गए हैं, या अच्छा फिर से आ गए हैं। हमारी आवाज पहुंच रही है पुरी जी? जी, आवाज आ रही है? जी, आवाज ठीक है जी, अपनी बात रखें। जी जी, बहुत बहुत आभार आप सभी का, एक ज्वलन मुद्दे पर लेकर जो परिचर्चा की, और बहुत सुंदर परिचर्चा हमारे राजकुमार जांगड़े भैया ने भी अवगत कराया है, और यूएसएस मेघराज सिंह जी जुड़े थे। एक सुंदर, बहुत ज्वलन मुद्दा पर आपने इस बिंदु को परिचर्चा संवाद हुआ है। निश्चित ऐसे मुद्दों पर लेकर जब भी कुछ हो, तो जरूर ही युवा लोग को, युवा पीढ़ी को हम एक सोशल मीडिया के माध्यम से एक बताने का प्रयास करेंगे। इस आज के इस ज्वलन मुद्दा पर यदि चर्चा परिचर्चा में हो, तो निश्चित ही जिस तरीका से आरएसएस के लोग एक के झंडा लेकर लोग यूनिटी बनाकर इतने तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार जैसे मेघराज सिंह जी ने बोला है कि हमारे बहुजन के साथी लोगों को एक मंच में आकर अपनी यूनिटी ताकत दिखाने की आवश्यकता है। चूंकि थोड़ा पीछे क्यों हो जाते हैं भैया, मैं बताना चाहूंगा। हमारे पास संसाधन कम है, हमारे पास आर्थिक स्थिति से उतने मजबूत नहीं, सख्त नहीं है, इनके कारण हमारे कुछ साथी आगे आते हैं, उनको तोड़ने का प्रयास करता हूँ, उसको जो है जेल में डालने का प्रयास करता है। तो मैं चाहूंगा कि आने वाली युवा पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा इस संगठन से जुड़कर कंधे से कंधे मिलाकर सहयोग प्रदान कर। जी जी, बहुत शुक्रिया रीजन जी, फिर से लेफ्ट हो गए हैं। मैं आज की इस परिचर्चा पर ओजस्वी विचार रखने वाले जाबाज हमारे क्रांतिकारी साथी राजकुमार जांगड़े जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय कारण पर जो है जी।
डिजाइन जी, आपकी आवाज कट के आ रही है। आपकी आवाज कट रही है। मैं लास्ट में राजकुमार जांगड़ी जी से फिर से चाहूंगा कि हम तो मैं अपने इस सभी को नमस्कार करता हूँ। जय भीम, जय सतनाम। आज के इस परिचर्चा पर जो आपने विचार रखे हैं, ये बहुत ही अमूल्य है हमारे युवा साथियों के लिए। और मैं चाहूंगा कि जो न्यू जनरेशन है, युवा क्रांतिकारी साथी हैं, उसके लिए वैसा मानवता चैनल की आपकी अपनी आवाज होगी ये। और इस पर हम लगातार युवाओं को जागरूक करने के लिए एक नया एपिसोड भी शुरू करेंगे। तो मैं लास्ट कमेंट के रूप में मेघराज जी कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं एक लास्ट बात बताना चाहता हूँ बहुजन समाज के भले के लिए। थोड़ा ध्यान से सुने, बहुजन समाज अगर चाहते हैं आने वाले वक्त में तरक्की चाहते हैं या अपने आप को इससे छुटकारा चाहते हैं मूलवाद से, अगर बहुजन समाज के लोग जुबान के पक्के, ईमान के पक्के और वक्त के पक्के बनेंगे तभी कामयाब हो पाएंगे। अगर बहुजन समाज के लोग जुबान के कच्चे, ईमान के कच्चे और वक्त के कच्चे रहे तो लाखों साल नहीं करोड़ों साल तक भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो याद रखें, अगर जुबान के पक्के होंगे, ईमान के पक्के होंगे तो कोई इनको कामयाब होने से नहीं रोक पाएगा। तो वक्त के पक्के, जुबान के पक्के बनकर चले। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही करेंगे, जुबान के पक्के, ईमान के पक्के और वक्त के पक्के होकर चलेंगे और आपकी कामयाबी अब कदम छुएगी। शुक्रिया, धन्यवाद। जी, राजकुमार जांगड़े साहब, मैं चाहूंगा कि मेघराज जी ने जो बातें कही है, काफी सीनियर है और चंद्रशेखर आजाद जी से उनकी काफी दोस्ती है। जब वो इस संगठन में नहीं थे तब से उनको जानते हैं और एक दूसरे से काफी परिचय है। मैं चाहूंगा कि आज की इस परिचर्चा पर राजकुमार जांगड़े साहब अपने संक्षिप्त में आज के इस मुख्य बिंदु पर अपनी बात रखें। देखिए, राजनीतिक परिवर्तन करना बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि राजनीति चले ना चले, सामाजिक आंदोलन की गति रुकनी नहीं चाहिए। और ये तो अभी तेजी से चल ही रहा है, पर हमारे लोगों को जितना हम अधिक अधिक से अधिक हमारे जैसे तैयार करके जाएंगे तो निश्चित ही आने वाले समय में हमारा आंदोलन और राजनीतिक परिवर्तन करने में हम जल्द सफलता हमें मिलेगी। जी जी जी, बहुत शुक्रिया राजकुमार जांगड़े जी। आज का हमारा समय कंप्लीट हो चुका है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जितेंद्र कुर्रे जी का, मेघराज जी का, आज के इस कार्यक्रम में अपने कीमती समय निकाल करके परिचर्चा में भाग लिए। और जी जी, आने वाले मैं समय में आपसे एक बात करना चाहूंगा। आप काफी दिनों से मुझको आ, इस परिचर्चा में जोड़ने का प्रयास करते रहे, और मैं अपनी जी व्यस्तता के कारण नहीं जुड़ पा रहा था। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। जब भी जी कौम की बात और राज्य और बहुजन हित में हमारा परिचर्चा रहा, कुछ भी रहा, तो आप मुझको एक बार अवगत कराएंगे। मैं बिल्कुल ही इस हिस्से का एक किरदार निभा पाऊं, आप जी लोगों से जुड़ जी जी पाऊं, जी, चर्चा कर पाऊं। राजकुमार क्योंकि जब तक हम राज, जुड़ करके चर्चा परिचर्चा नहीं करेंगे, कुछ नया क्षण करके आने वाला नहीं है। जुड़ने बैठने से जी कुछ न कुछ नया क्षण करके आता है। जी, आप सभी का जी क्रांतिकारी जय भीम के साथ मेरा बहुत बहुत आभार। आप लोगों का प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, जी मार्गदर्शन मिलता रहे, मैं कार्य करने में गतिमान रह पाऊं। जी, राजकुमार जी, आपके विचारों के साथ हमारा वॉइस ऑफ मानवता चैनल का टीम आपके साथ है। और ये चैनल भी आपकी आवाज है, आपकी अपनी चैनल। आप जिसको समझिए, ये बहुजन समाज का अपनी आवाज का चैनल है। ये अमेरिका से हमारे मेघराज जी बहुत क्रांतिकारी हैं, बाबा साहब को फॉलो करते हैं और समाज के जितने भी महान संत हैं, गुरुओं को फॉलो करते हैं। गुरु नानक साहब के बंदे हैं वो। और वो अमेरिका में बैठ करके भी भारत की सामाजिक व्यवस्था पर नजर रखते हैं। और अपने लोगों की आवाज बनने के लिए उन्होंने ये वॉइस ऑफ मानवता चैनल अमेरिका से किया है। और इस पर आप लगातार कभी भी किसी भी समय मेघराज जी को, हमको संपर्क करके अपनी आवाज उठाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए सूचित कर सकते हैं। और आप सब लोगों से मैं आज की इस परिचर्चा में भागने के लिए दोबारा धन्यवाद करता हूँ। सतनाम, जोहार, जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।